गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनायोस का चैप्टर 24 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 24.1। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स कि ये आपको इसके लिए एक रिजल्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसको सॉल्व करके इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले कि चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन इन तीन एलिमेंट से बना हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, एक तो इसमें वर्ड आ गया है इनवर्स, एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया है और एक फंक्शन आ गया है। तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई और ये एक फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन जो आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में पढ़े थे, ये उन्हीं फंक्शंस की बात हो रही है जिसमें हम दो सेट के आपस में कनेक्शन बनाते थे। तो एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, यहाँ से जो मिलता था उन्हीं को रिलेट करके जो हम फंक्शन कहते थे, ये वही वाला फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हो रहा है और ये इनवर्स का है। इसी के लिए आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो चैप्टर की ज़्यादा डिटेल में न जाकर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें। तो क्वेश्चन असल में कुछ इस तरह का है। जैसे आपने 10th क्लास तक कुछ ऐसी वैल्यूज़ देखी थी, आपसे पूछा जाता था कि cos 30 का वैल्यू बता दीजिए, तो आप रिजल्ट के तौर पे लिखते थे √3/2 और ये इसकी एक टेबल होती थी हमारे पास 0 से 90 डिग्री की, और हम उनमें वैल्यूज़ डिग्री के नीचे जो दी गई होती थी, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वो बात करता था, हम वहाँ से बता देते थे। 30 के लिए √3/2 थी। यहाँ जो क्वेश्चन बन गया है उसमें साइड्स चेंज हो गई। क्वेश्चन में ये जो कॉस है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है और आपको कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताइए। ये तो कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये इधर चला गया, ये यहीं पे रहेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ये इनवर्स कैसे हुआ इधर जाके, ये बिल्कुल जनरल जो टर्म है वैसा ही है। जैसे आप देखेंगे कि ये असल में ऊपर नहीं गया, ये नीचे गया था। आपको याद होगा जब हम कोई भी इस तरह की इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करते थे, तो जैसे मान लीजिए मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी, तो मुझे y को अकेला करना पड़ेगा, तो x दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में चला जाएगा, यही तो होगा। फिर हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर यहाँ पर 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। आपको पता है साइड चेंज करने पर या पोजीशन चेंज करने पर, या ऐसे कहें कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का साइन था, ये ऊपर जाके माइनस का हो गया। तो वैसे ही ये असल में ऐसा हुआ होगा कि 30 डिग्री √3/2 और उसके नीचे चला गया होगा कॉस। तो कॉस को जब हम ऊपर लेके आए तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी पावर 1 थी, तो वो ऊपर आके -1 हो गई, तो वो बन गया कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि दिखने में थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, एक्चुअल वैल्यू में भी चेंजेस है, लेकिन समझने के तौर पे आप समझें कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसा ही है, बस चीज़ें इधर से उधर चेंज हो गई। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप इसका वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो रेडियन की फॉर्म में दिया गया है, यानी पाई की फॉर्म में दिया गया है। वो तो एक अलग चीज़ हो गया कि कैसे बदलना है उसको। तो ये तो आपको ये सब याद होगा कि 30 के लिए वैल्यू होती है, या उसको बदलना कैसे है वो भी हम देख लेंगे अभी। लेकिन जो मेन इसके जो की टर्म्स हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या करना है, उसमें दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हमारा आंसर हो, ये फाइनल रिजल्ट हो सकता है, लेकिन यही हमारा आंसर हो या इसका सॉल्यूशन हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, ये लिमिट क्या है। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी गई ये वाली, और आपको कहा गया कि x + y की वैल्यू 7 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको हम प्लस करें तो 7 आ जाए। तो आप होल नंबर, आपको लिमिट दे दी गई है, तो आप रखेंगे इसमें 0 +
7, वो भी 7 होता है। 1 + 6 या 7 + 0 कह लीजिए, 7 + 0 ये भी 7 होता है। फिर 1 + 6 कह लीजिए, 6 + 1 कह लीजिए, फिर हो जाएगा 2 + 5, 5 + 2, फिर 3 + 4 एंड 4 + 3, फिर 5 आ जाएगा जो कि आ चुका है। तो आपने कहा कि इस इक्वेशन के लिए ये सारे के सारे रिजल्ट हैं या सारे के सारे सॉल्यूशन। अब जब हमारे ये रिजल्ट बन गए उसके बाद हमने चेक किया क्या ये होल नंबर के अंदर ही, सारे के सारे होल नंबर के अंदर ही। मान लीजिए वो क्वेश्चन में आपको ये कहता कि आप केवल नेचुरल नंबर की लिमिट रखिए, कि नेचुरल नंबर ही होने चाहिए रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आना चाहिए। तो आपको पता है 0 तो होल नंबर होता है, तो ये दोनों रिजल्ट तो हमारे आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे कितने, केवल ये रिजल्ट। तो यही लिमिट को आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि हमारा जो आंसर आ गया वो लिमिट के अंदर ही आना चाहिए। यानी जैसे x + y 7 के लिए हमने कितने सारे सॉल्यूशन बनाए थे, 0 7 बनाया था, 7 0 बनाया था, फिर 1 6 बनाया था, 6 1 बनाया था, फिर 2 5 और 5 2, इतने सारे सॉल्यूशन थे, ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि आपकी एक लिमिट होती है, आपकी एक रेंज होनी चाहिए, अ, उस रेंज, आपकी एक रेंज है, उस रेंज के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। और वो रेंज थी, मान लीजिए नेचुरल नंबर, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमें ये बोला गया था कि नेचुरल नंबर के अंदर आंसर निकालना है, तो हमने ये वाला जो रिजल्ट था या ये जो सॉल्यूशन था इसको हमने हटा दिया, क्योंकि ये 0 तो होल नंबर होता है, तो ये वाला तो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। तो हमारे सॉल्यूशन हो गए, यहाँ से शुरू हो गए। वैसे ही जब आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा तो आप उस रिजल्ट को ये भी चेक करेंगे कि क्या वो हमारे उस लिमिट के अंदर आ रहा है। कौन सी लिमिट, जो कॉस के लिए डिफाइन है, जो साइन के लिए डिफाइन है। यानी यहाँ पर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक लिमिट डिफाइन है। वो लिमिट क्या है, सबसे पहले साइन के लिए, फिर साइन का जो रिवर्स होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, और फिर टेन के लिए। ये एक साथ इसलिए रखे हुए हैं, एक याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ये सिमिलर टाइप के ग्रुप बनाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो साइन में वो लिमिट होती है -π/2 से +π/2 तक। यानी आपका जो ये रिजल्ट है, अगर वो साइन है यहाँ पर, तो वो रिजल्ट तभी कहलाएगा, आपका फाइनल आंसर तभी आपका रिजल्ट बनेगा, या आप ये कह लीजिए वही हमारा फाइनल आंसर होगा अगर वो आंसर इनके बीच में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि रिजल्ट हमारे वो बन रहे थे जो हमारी लिमिट के रेंज के अंदर आ रहे थे। कि नेचुरल नंबर बोला था तो नेचुरल नंबर में ये तो आता नहीं है, तो हमने ये वाले जो रिजल्ट थे इन्हीं को हमने एक्सेप्ट किया था। वैसे ही साइन में जो रिजल्ट आएगा वो इनके बीच में होना चाहिए। वैसे ही जो कॉसेक की रेंज है, कॉसेक की रेंज होती है वो भी -π/2 से +π/2 होगी। ठीक है, लेकिन इसमें से हम 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, टेन की जो टेन के लिए जो डिफाइंड है रेंज वो है -π/2 से +π/2। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह का, और ये वाला, ये गोल वाला ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। इसका मतलब है सिंपल ये कि जब आप लिमिट चेक करेंगे, आपके जो आंसर है अगर वो ये आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि एंड लिमिट जो होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, और इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि एंड लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया कि 1 और 10 के बीच वाले जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो लिखिए। तो बिटवीन बोला है तो हम उसको 1 को और 10 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बिटवीन में 2 3 5 ऐसे करके सारे नंबर आएंगे, पर 1 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कि एंड लिमिट इंक्लूड नहीं होंगी, और अगर एंड लिमिट इंक्लूड होंगी तब हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कि ये दोनों भी हमारे रिजल्ट बन सकते हैं। यानी साइन में अगर मेरा फाइनल आंसर सॉल्व करके -π/2 आ गया तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 10 में आ गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें उसके बीच में रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। ओके, तो ये साइन की हो गई लिमिट या रेंज कह लीजिए,
लिमिट का मतलब कि वो आपको जो दायरा दिया गया है कि उस दायरे के अंदर रहना है, वो ये, ठीक है। अब इसी तरह से कॉस, कॉस में ये वैल्यूज हो जाती हैं 0 से पाई के बीच में। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और ये भी होता है 0 से पाई के बीच में, और उसमें से आप माइनस करेंगे पाई/2, ठीक है। और इसी तरह से कॉस का सेक, और फिर आज बचता है हमारे पास क्या, कॉट, और कॉट में ओपन ब्रैकेट लगेगा और ये लगेगा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जब आप आंसर फाइंड कर लें तो उसको फिर अपनी रेंज के अंदर भी चेक करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि हम क्लास 10th में करते थे, हम सीधा हमें 30 का वैल्यू पूछा था, हम वैल्यू रखा, वही हम फाइनल आंसर मानते थे, और उसको हमने कभी चेक भी नहीं किया कि उसके बाद कि क्या वो रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे होते थे। अब जब हम 11th क्लास में आए तो वहाँ पर हमने इनको एज अ फंक्शन भी देखा। अब और आगे 12th क्लास में ये हमें इनवर्स फंक्शन के तौर पे भी दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको, इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट की रेंज भी चेक करनी होगी, बस ये स्टेप ऐड हो गया कि स्टेप कौन कौन से बने। सबसे पहले तो आप वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो वैल्यू आपकी है चेक लिमिट करेंगे, आप चेक लिमिट या चेक रेंज। अगर वो रेंज में है तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा, नहीं है तो उसको क्या करेंगे, उसको रेंज के अंदर लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे समझेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं ए पार्ट को सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला है कॉस इनवर्स √3/2। सबसे पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू वाई। अब आप इसको इधर लेके आएंगे, √3/2 को अकेला करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। इस स्टेप में मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, अगली बार से आपको जब आदत हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर लेके आ सकते। अब आपको पता है अगर ये साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज कर देगा, तो √3/2 वाई, और वाई के साथ आ जाएगा क्या, वाई को यहाँ पे लिख दिया कॉस, और -1 जो था वो +1 हो गया। तो इसको अगर हम सही ढंग से लिखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस वाई। तो यानी कि √3/2 जो है वो कॉस वाई बन गया। आप जरा इधर से सीधा इधर जंप कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम इस कॉस को सीधा उधर ले जाके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये सब नहीं दिखाना है आपको, सीधा यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, ओके। तो इनवर्स का मतलब यही है कि दूसरी साइड जाके वो ऊपर चला जाएगा और प्लस में भी हो जाएगा। अब आप देखिए कॉस वाई की वैल्यू √3/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो पता है, साइन, साइन में 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये आपको वैल्यूज पता है। साइन 0 की 0, 30 की होती है 1/2, फिर ये होती है 1/√2, और फिर ये हो जाती है √3/2, और फिर ये हो जाती है 1। कॉस में ये 1 हो जाएगी, ये √3/2 हो जाएगी, और ये 1/√2 हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी। अब √3/2 कॉस में 30 के लिए, 30 को बोलते कितना है, पाई की फॉर्म में। इसको चेंज करने के लिए आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, रेडियन बोल देंगे इसको, ठीक है। अब आपको अगर 30 डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो 30 डिग्री को चेंज करना है तो पहले 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। यूनिटरी मेथड है ये तो, कि 1 की वैल्यू पता हो तो हम उससे ज़्यादा की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो मुझे 1 डिग्री चाहिए, तो ये आ जाएगा पाई/180। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, समझ गए। तो जब 1 की पाई/180 है तो 30 की कितनी हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180, 3 6 18, तो पाई/6। तो ये जो वैल्यू है कॉस वाई जो √3/2 आया, इसको हम कह सकते हैं कॉस पाई/6 इज इक्वल्स टू कॉस वाई। अब कंपैरिजन करने पर अगर कॉस वाई एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू पाई/6 है, तो यानी कि वाई की वैल्यू पाई/6 हो जाएगी। आप कंपैरिजन करेंगे तो, या ऐसे बोल लीजिए कॉस से कॉस काट दिया, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/6। अब आप चेक करें, ये हमारा फाइनल रिजल्ट
फाइनल रिजल्ट तो है, मतलब सॉल्यूशन करके यहाँ पर हम पहुँच गए फाइनल, लेकिन ये हमारा आंसर भी होगा। इसके लिए पहले हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। रेंज चेक कीजिए आप कि कॉस की रेंज होती कितनी है। देखिए कॉस की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई का मतलब कि 0 से 180 के बीच में होती है, और पाई बाय 6 का मतलब अभी हमने देखा था 30 डिग्री है, तो 0 से 180 के बीच में ही तो 30 डिग्री आएगा। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं 180 पाई हो गया तो पाई बाय 6, यानी 0 से वो बड़ा ही होगा और पाई से छोटा ही होगा, तो वो उसके बीच में तो आ ही रहा है। तो यानी ये हमारी रेंज के अंदर है, इसीलिए जो रिजल्ट है ये हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, तो यानी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी ये आ गई, यही हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं वाई, कॉसेक को इधर लेके जाइए, तो ये आ जाएगा माइनस का √2 इज इक्वल्स टू कॉसेक वाई। हमने ए पार्ट में देखा था कि इसको हम इधर नीचे लेके जाते थे फिर ऊपर, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसने ऊपर ही जाना है, तो कॉसेक वाई हो जाएगा, हम सीधा इसको यहाँ पर ले गए। ओके, अब आप पहले यहाँ पर बातें ध्यान देनी है आपको, एक तो ये माइनस का साइन और एक इसका वैल्यू फाइंड करना है, और माइनस के साइन को भी ध्यान रखना है आपको। ओके, देखिए √2 जो होती है कॉसेक में कौन सी वैल्यू होती है, तो आपको पता है रू कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी साइन को पलट दीजिए, साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, वही आपकी कॉसेक की वैल्यू बन जाती है। जैसे कि 0 का वैल्यू 0 हो गया, 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 45 का हो जाएगा 1/√2। तो अगर मैं इस कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी आप इन वैल्यूज़ को पलट देंगे। जैसे यहाँ पे 0/1 है तो हम इसको 1/0 कह दें, इसको 2/1 कह दें, तो वही वैल्यू कॉसेक में बन जाती है और उसी एंगल के लिए बन जाती है, जैसे 30 के लिए ही बन रही। तो वैसे ही अगर आप √2/1 करेंगे तो वो 45 के लिए बन जाएगी। ठीक है, तो √2/1 का मतलब √2 ही है, तो कॉसेक में 45 डिग्री के लिए वैल्यू बनती है √2, तो √2 जो है वो कॉसेक 45 की वैल्यू है। अब 45 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आप उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 से जाएगा 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब पाई बाय 4 तो हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन ये जो साइन है अब आप इसका ध्यान रखें। ये साइन आप ये मान के चलें कि ये बाहर है और आपको अब √2 को डिफाइन करना है। ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कॉसेक और पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कॉसेक वाई। अब ए पार्ट में हमने बोला इन दोनों को कंपेयर कीजिए और वाई की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी। तो आप ऐसा समझिए कि जब तक ये माइनस यहाँ से हटेगा नहीं तब तक दोनों को कंपैरिजन में हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे केवल अगर ये ऐसा होता कॉसेक और उधर भी कॉसेक, तो हम सीधा वाई की वैल्यू पाई बाय 4 लेते। तो इस माइनस को हटाने के लिए भी कुछ रूल डिफाइंस है, वो साइन कॉस्टेंट कॉटसेक कॉसेक सभी के लिए है। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है कि आप सीधा इसको यहाँ ले जा सकते हैं कॉसेक, और इसको माइनस का पाई बाय 4 कह सकते हैं। इसका जो रूल है वो ये बनता है। अब आप कंपैरिजन करें, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाय 4। अब ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, क्या यही हमारा आंसर होगा? तो आपको इसकी लिमिट भी चेक करनी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से यहाँ आया। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि अभी जो आंसर आया वो हमारा, ये फाइनल रिजल्ट ही हमारा आंसर होगा। उसके लिए रेंज चेक कीजिए, तो कॉसेक की रेंज कितनी होती है? -π/2 से +π/2 और एक्सेप्ट 0। तो π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री माइनस में, और π/2 का मतलब भी हो गया 90 डिग्री प्लस में। तो -90 से +90 के बीच में ही तो -45 भी आ जाएगा, क्योंकि π/4 का वैल्यू 45 होता है और -45 इनके बीच में लाई कर रहा है, यानी ये जो हमारा रिजल्ट आया यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी π/4। ठीक है, अब देखिए जो माइनस वाला रूल था कि हम इसको अंदर लेके गए, इसके पीछे भी कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं। हम उनके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे डिटेल्स में, इंट्रोडक्शन पार्ट में। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो मैं इसको माइनस को अंदर लेके गया, इसके रूल डिफाइन है, जैसे कि साइन थीटा के लिए। तो अगर आपको साइन इनवर्स माइनस थीटा मिलता है, जैसे कि साइन इनवर्स -x बोल लीजिए या थीटा बोल लीजिए, तो आप उसे माइनस का साइन थीटा कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। यानी ये माइनस यहाँ डायरेक्ट आ सकता है और यहाँ है तो डायरेक्ट ऐसे
इस x के साथ जा सकता है, सीधा सीधा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही साइन के अलावा कॉसेक में भी ऐसा ही होता है। अभी आपने देखा हमने कॉसेक के साथ भी ऐसे ही किया, माइनस में था, सीधा इसको अंदर लेके गए हम लोग, तो इसको हम माइनस का कॉसेक इनवर्स x भी कह सकते हैं। और tan में भी ये ऐसे ही काम करता है, tan इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस का tan इनवर्स x कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये वजह हम बाद में समझेंगे। लेकिन जब यही बात कॉस में आती है, तो अगर आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिल रहा है तो आप इसे सीधा बाहर लेके नहीं आ सकते, आपको करना होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये, ठीक है। तो ये माइनस को भी यहाँ ले जाने के कुछ रूल हमारे पास पहले से डिफाइंड है। और इसी तरह से कॉस के बाद आ जाता है हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसके साथ भी यही करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और बचता क्या हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट, फिर बचेगा कॉट। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स के साथ भी यही पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कि जब साइन कॉसेक टेन के साथ ऐसा हो तो आप डायरेक्ट ले जा लिए, लेकिन अगर इनके साथ ऐसा होगा तो आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा, ओके। तो इस वजह से रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इधर लेके आए, सीधा सीधा लेके आ सकते थे, अब कैंसिल किया या अब कंपैरिजन करके फिर y की वैल्यू हो गई हमारी ये। फिर हमने इसके बाद इसकी लिमिट भी चेक करनी है, क्या ये इस रेंज के अंदर ही है, बिल्कुल इसके अंदर ही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर भी होगा, ओके। तो करते हैं अब इसका सी पार्ट। सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट y, साइन इधर चला जाएगा तो ये माइनस रूट 3/2 इज इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा। अब वही बात कि पहले रूट 3/2 और फिर माइनस का ध्यान रखें, तो रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3/2 होती है 60 की, साइन में 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, ध्यान होगा आपको। अब इस 60 को हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू चली जाती है पाई/3, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन पाई/3 इज इक्वल्स टू साइन वाई। अब इस माइनस को हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा, और साइन का रूल कहते हैं कि हम इसे डायरेक्ट ले जा सकते हैं, यानी अगर ये माइनस है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अंदर डायरेक्ट इजीली इसी तरह से, मतलब कि कोई चेंज नहीं करना है, माइनस साइन आ गया और साइन वाई आ गया, ठीक है। साइन से साइन ये कंपैरिजन में हट जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस की पाई/3। अब आप देखें, चेक करें क्या साइन की वैल्यू -पाई/3 लिमिट के अंदर ही है। तो साइन की लिमिट आपको पता है, साइन की लिमिट होती है पाई/2 से पाई/2, एक माइनस में और एक प्लस में, यानी -पाई/2 से +पाई/2 तक। पाई/2 का मतलब 90 हो गया, -90 से +90। अब पाई/3 का मतलब कितना हो गया, अभी हमने देखा था 60 था, ये पाई/3 का मतलब 60, तो -90 से +90 के बीच में ही 60 आता है, मतलब -60 आता है, तो ये तो इनके बीच में ही लाई कर रही है वैल्यू, तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन भी होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट के साथ साथ यही हमारा आंसर भी होगा, ओके। प्रिंसिपल वैल्यू यही है इसकी। करते हैं अब इसका डी पार्ट, इसको y एज्यूम कर लीजिए, फिर ये उधर चला जाएगा तो माइनस का रूट 3 इज इक्वल्स टू टेन वाई। रूट 3 वैल्यू होती है 10 में 60 के लिए, आपको ध्यान होगा, जीरो के लिए 0 हो गई, फिर 30 के लिए होती है 1/√3, और 45 के लिए होती है 1, 60 के लिए होती है √3, और फिर आ जाता है हमारा 1/0, ये नॉट डिफाइंड, मतलब ये, ठीक है। अब 60 में वैल्यू बनती है हमारी, 60 में बनती है √3, और इसको कहते हैं हम लोग पाई/3, तो यानी ये जो वैल्यू हो गई ये हो जाएगी 10 पाई/3 इज इक्वल्स टू 10 वाई। माइनस को क्या हम सीधा यहाँ ले जा सकते हैं, इस पाई/3 के अंदर, तो 10 का रूल हमने पढ़ा था कि 10 में भी कोई चेंज नहीं आता, सीधा इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 -पाई/3 इज इक्वल्स टू 10 वाई, और 10 से 10 ये कंपैरिजन में हट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का पाई/3। अब चेक कीजिए क्या ये लिमिट के अंदर ही है पाई/3, तो 10 की जो लिमिट होती है वो होती है -पाई/2 से +पाई/2, ये, तो 90 -90 और +90 के बीच में, और पाई/3 की वैल्यू होती है -60, तो ये तो इसके बीच में ही आता है, यानी यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ओके। करते हैं इसका ई पार्ट, अज्यूम कर लीजिए इसे y, और यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉट वाई।
और 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 की 1 होती है, तो cot 45 की भी 1 ही होती है। तो 45 को हम कहते हैं π/4। अभी अभी हमने किया था π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा cot π/4 इज इक्वल्स टू cot y। यहाँ पर तो कोई माइनस का साइन है नहीं, तो कंपैरिजन हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब cot की वैल्यू आप चेक कीजिए, cot की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। ये ओपन ब्रैकेट और 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट का जो आंसर है वो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि रेंज के बीच में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो π/4 का मतलब हो गया 45 और 0 और ये है 180, तो पाई 180 हो गया, 0 तो 0 और 180 के बीच में 45 आएगा, तो यानी ये इस रेंज के अंदर ही आ रहा है। तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, नहीं यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।